बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट एड में आज हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्चर्स एंड बर्न्स। ठीक है, फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर्स एंड बर्न्स। तो सबसे पहले आते हैं फ्रैक्चर्स की तरफ। फ्रैक्चर कहते हैं ब्रीच इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर। यानी बोन है वो नॉर्मली कंटिन्यूस है, लेकिन जब उसे चोट लगती है, ठीक है, और उसमें क्रैक आ जाए या कंप्लीटली वो टूट जाए, ठीक है, तो उसे फ्रैक्चर कहते हैं। उसके कंटिन्यूटी में उसके जो कॉन्टिन्यूस बोन है, ठीक है, उसमें ब्रीच आ गया, ठीक है, उसमें कोई दरार पड़ गई या वो कंप्लीटली टूट गई, ठीक है। सपोज ये हमारे पास एक बोन है, ठीक है, और यहाँ पर ये इस तरह ये इसकी कंटिन्यूटी जा रही है, लेकिन यहाँ पर इसमें कोई ब्रीच आ गई, ठीक है, या दरार आ गई या कोई क्रैक आ गया, ठीक है, या मुकम्मल तौर पर हड्डियाँ जो है दूसरी एक दूसरे से अलग हो गई, तो इसे कहते हैं फ्रैक्चर। हमारे पास फ्रैक्चर के दो मेन अकसाम है, या तो फ्रैक्चर ओपन होगा या क्लोज होगा, ठीक है। अगर हमारे पास इसके ऊपर जो फ्लैश है या और स्किन है, अगर वो इंटैक्ट है, बोन ये हड्डी इसके जो शार्प एजेस हैं ये बाहर नहीं निकले हुए, तो इसे कहते हैं क्लोज फ्रैक्चर। लेकिन अगर हड्डी के ये शार्प एजेस ये स्किन के थ्रू बाहर निकल आते हैं, ठीक है, तो फिर इसे कहेंगे ओपन फ्रैक्चर, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये स्किन है, ठीक है, और ये एक हड्डी का पीस है, ठीक है, और ये दूसरा पीस जो है ये बाहर निकला हुआ है, ठीक है, तो इसको कहते हैं ओपन फ्रैक्चर, ठीक है। स्किन इंटैक्ट, क्लोज फ्रैक्चर, स्किन पेस्ट, इट इज नोन एज दी ओपन फ्रैक्चर। अभी फ्रैक्चर के कुछ और अकसाम है। एक है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर मतलब जो कंटिन्यूटी है बोन की, इस पे 90 डिग्री एंगल पे ये फ्रैक्चर है, ठीक है, ये है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। अच्छा, अभी ट्रांसवर्स में फिर भी मजीद अकसाम है। अगर ये डिस्प्लेस हुआ है, मतलब दो हड्डियाँ एक दूसरे से अलग हो गई हैं, जैसा कि इसमें है, दो हड्डियां एक दूसरे के ऊपर नहीं है लेकिन अलग हो गई, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। और अगर ये अलग नहीं हुई तो इसे कहते हैं ट्रांसवर्स नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। अच्छा, अभी अगर ये लाइन ऑफ फ्रैक्चर ये ऑब्लिक है टू द लाइन ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन, ठीक है, ये एंगल पे है अदर देन 90 डिग्री, तो इसे कहते हैं ऑब्लिक फ्रैक्चर, ठीक है। अच्छा, अभी एक और किस्म है जो कि बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, जिस तरह क्या कहते हैं, ग्रीन स्टिक होता है, ठीक है, ग्रीन स्टिक होता है, वो आसानी से नहीं टूटता, वो सिर्फ क्रैक हो जाता है। इस तरह बच्चों की हड्डियाँ जो है वो भी नरम होती हैं, तो वो एक साइड से टूट जाती है लेकिन दूसरा साइड जो है वो इंटैक्ट रहता है, ठीक है। तो इस किस्म के फ्रैक्चर को कहते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, यानी सब्ज लकड़ी की तरह ये मुकम्मल तौर पर इस तरह टूट नहीं जाता, बल्कि एक साइड से टूट जाता है थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, एक है कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर ये दीगर जो है ये सिंपल फ्रैक्चर है, ये वाला कंपाउंड फ्रैक्चर, ठीक है, मल्टीपल पीसेस हैं और बोन जो है ये बाहर भी आया हुआ है, ठीक है, सिंपल फ्रैक्चर नहीं है। ओपन फ्रैक्चर ऑलरेडी हम इसे गर्दान चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अभी एक और किस्म है कम्युनेटेड फ्रैक्चर। कम्युनेटेड फ्रैक्चर आप देख सकते हैं, ये जो दीगर फ्रैक्चर्स हैं इसमें बोन जो है वो टू डिफरेंट पार्ट्स में तकसीम हुआ है, ठीक है, टू डिफरेंट पीसेस में तकसीम हुआ है। लेकिन कम्युनेटेड फ्रैक्चर में हमारे पास मल्टीपल पीसेस होंगे, मोर देन टू पीसेस। स्कल फ्रैक्चर अभी थोड़ा सा डिफरेंट है। स्कल फ्रैक्चर में सिंपल फ्रैक्चर होते हैं और कंपाउंड फ्रैक्चर होते हैं, ठीक है। कंपाउंड फ्रैक्चर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर होता है। अदरवाइज जो सिंपल फ्रैक्चर है उसमें या तो डिप्रेस्ड होता है, ये डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर है। डिप्रेस ये यानी स्कल में डिप्रेशन आ गई है, ठीक है, अंदर की तरफ चली गई है, ये अपर टेबल ऑफ द स्कल इट हैज बीन गॉन डाउनवर्ड्स, राइट। अच्छा, तो इसे कहते हैं डिप्रेस स्कल फ्रैक्चर, इसमें डिप्रेशन आ गई है, ठीक है, आप देख सकते हैं दिस इज दी डिप्रेशन। अच्छा, और इसके मुकाबले में हेयर लाइन फ्रैक्चर या जिसे लीनियर स्कल फ्रैक्चर भी कहते हैं, इसमें लीनियर होता है, लाइन की तरह होता है, ठीक है, लाइन की तरह फ्रैक्चर होता है, इसे कहते हैं लीनियर स्कल फ्रैक्चर। काज फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के दो मेन काजेज हैं, या तो ट्रॉमा है, ट्रॉमा मतलब चोट लगती है, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट हुआ है रोड पे, या असॉल्ट किसी ने कोई चीज़ दे मारी है, या हिस्ट्री ऑफ फॉर मतलब पेशेंट जो है वो गिर गया है, ठीक है। और दूसरा किस्म है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। इसमें कोई ट्रॉमा नहीं होता, मतलब कोई चोट वगैरह नहीं लगती, ठीक है, लेकिन इसमें बोन में कोई डिजीज होता है, उसकी वजह से बोन जो है वो वीक हो जाता है। या तो ऑस्टियोपोरोसिस होती है, यानी बोन वो पोरस होता है, बोन वीक होता है, या बोन कैंसर की वजह से बोन फ्रैक्चर होता है, और या कोई बंदा है वो स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो उसकी वजह से भी बोन जो है वो उसकी डीमिनरलाइजेशन होती है, बोन वीक हो जाता है, और इसकी वजह से फ्रैक्चर वाक़या होता है, ठीक है। तो अगर किसी डिजीज़ की वजह से फ्रैक्चर वाक़या होता है तो इसे कहते हैं
पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। और अगर डिजीज नहीं है, बोन डिजीज नहीं है, लेकिन ट्रॉमा है मतलब चोट लगी है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो भी फ्रैक्चर लगते हैं उसे कहते हैं ट्रॉमेटिक बोन फ्रैक्चर्स। अच्छा, ये साइन एंड सिम्टम्स, किसी की कोई हड्डी टूट गई है तो उसमें क्या, उसके क्या अलामत होंगे? जब कोई किसी जगह की हड्डी टूट जाती है तो वहाँ पर पेन होगा, ठीक है, दर्द होगा, सिवियर पेन होगा, ब्लीडिंग होगी, या इंटरनल या एक्सटर्नल। अगर ओपन फ्रैक्चर है तो फिर बाहर ब्लीडिंग होगी, ठीक है, और अगर क्लोज फ्रैक्चर है तो फिर अंदर ब्लीडिंग होगी, मतलब बोन के इर्द गिर्द वो जगह जो है वो सब्ज हो जाएगी, ठीक है, वो ब्रूज्ड हो जाएगी, डिस्कलरेशन, वो डिस्कलर्ड हो जाएगी, नॉर्मल स्किन कलर चेंज हो जाएगा और वहाँ पर ब्रूजिंग आएगी, ठीक है। डिफॉर्मिटी, हड्डी जिस जगह की टूट जाती है वहाँ पर क्या कहते हैं, वो डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है, वो पार्ट वो डिफॉर्म हो जाता है, मतलब जैसा कि ऑलरेडी आपको मैंने यहाँ पर ये दिखा दिया, ये थाई बोन, फीमर बोन, ये फ्रैक्चर है तो ये डिफॉर्म हो गई है, ठीक है, नॉर्मल शेप नहीं रही। अच्छा, अगर फ्रैक्चर कहीं पर हो, ओपन हो या क्लोज, लेकिन स्वेलिंग साथ में होगी, ठीक है। एंड शॉर्टनिंग ऑफ द लिम, लिम जो है नॉर्मली हड्डी जो है उसने एक लिम को एक खास साइज में रखा हुआ होता है, लेकिन जब यहाँ पर फ्रैक्चर होता है तो फिर ये बोन जो है एक दूसरे के ओवरलैप हो जाते हैं और ये लिम जो है ये शॉर्ट हो जाता है और स्वोलन हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली इस तरह लंबा था, ठीक है, ये लिम इस तरह लॉन्ग था, लेकिन अभी ये शॉर्टन हो गई है और स्वोलन हो गई है, ठीक है। इनएबिलिटी टू मूव द लिम, लिम जो है उसे हम नॉर्मली मूव नहीं कर सकते क्योंकि जॉइंट जो है वहाँ वहाँ पर नॉर्मली फलक्रम पड़ा हुआ था, ठीक है, वहाँ पर फलक्रम था, वहाँ पर हड्डी जो है वो मूव करी थी उसके अक्रॉस, लेकिन अभी फलक्रम जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो नॉर्मल मूवमेंट जो है उसके साथ इंटरफेरेंस होगा। क्रेपिटेशन या क्रेपिटस, ये जो दो हड्डी के अलग अलग पीसेस हैं एक दूसरे के साथ टकराएंगे और जो साउंड प्रोड्यूस करेंगे या जो सेंसेशन महसूस करेंगे उसे कहते हैं क्रेपिटेशन। अच्छा, शॉक और हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर का कम होना, जब हड्डी टूट जाती है तो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है, हड्डी से ब्लीडिंग होती है, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू यहाँ पर भी इंजरी होती है, आर्टरी वगैरह है वो टियर हो जाती है तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, या एक्सटर्नल ब्लीडिंग या इंटरनल ब्लीडिंग, लेकिन ब्लीडिंग होती है, और जब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाए तो बंदा हाइपोटेंशन में चला जाता है, और जब बहुत ज्यादा मतलब हमारे पास सर्कुलेटरी कंप्रोमाइज हो जाए तो बंदा शॉक में भी चला जाएगा। स्टेप स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन हीलिंग ऑफ द फ्रैक्चर, अभी फ्रैक्चर जब हील होगा तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहले हेमाटोमा बनता है, ठीक है, एक हड्डी टूट गई, ये ब्रोकन पीसेस हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर यहाँ से ब्लड निकलेगा, यहाँ से ब्लड निकलेगा, तो ब्लड हमारे पास एक क्लॉट बनाएगा यहाँ पर, ठीक है, हेमाटोमा, सॉफ्ट टिश्यू हेमाटोमा विद इन आवर्स, घंटों में ये हेमाटोमा जो है ब्रोकन पीसेस के दरमियान हेमाटोमा बन जाता है, और ये सबसे पहला जो है वो स्टार्ट है फ्रैक्चर के हीलिंग प्रोसेस में। उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू कैलस, सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, ये दूसरा स्टेप है। फाइब्रोब्लास्ट खास किस्म के सेल्स हैं वो आते हैं, वो हेमाटोमा को इन्वेट करते हैं और वो फाइब्रस टिश्यू ले डाउन करते हैं, ठीक है, फाइब्रस टिश्यू लाते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास फाइबर्स यहाँ पर बन जाते हैं और सॉफ्ट कैलस बन जाता है, ठीक है, सॉफ्ट कैलस, अभी ये कैल्सिफाई नहीं हुआ, ठीक है, तो सॉफ्ट सॉफ्ट कैलस बन जाता है, ठीक है, और ये दिनों में शुरू हो जाता है ये अमल, ठीक है। इसके बाद हार्ड कैलस की बारी आती है, हार्ड बोनी मास लेट डाउन बाय दी ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट अभी हमारे पास बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, अब ये ब्रोकन पीसेस जो हैं इन दोनों के दरमियान ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स आते हैं और वो बोनी मटेरियल यहाँ पर ले डाउन करते हैं, बोनी मटेरियल यहाँ पर डालते हैं, तो यहाँ पर एक बड़ा जमगटा सा बन जाता है, ठीक है, एक बोनी मास बन जाता है जो कि क्या कहते हैं, जो नॉर्मली बोन था उससे भी बड़ा होता है, ठीक है, साइज में, और ये 1 वीक आफ्टर स्टार्ट हो जाता है और कुछ हफ्तों तक जारी रहता है। और लास्ट स्टेप है रिजॉर्प्शन, रिजॉर्प्शन में हमारे पास जो एक्सेस बोन है, यहाँ पर ये एक्सेस बोन है, ठीक है, तो ये ट्रिम्ड अवे हो जाते हैं, ठीक है, एक्सेस बोन अभी इसने ट्रिम्ड अवे होना है, ये एक्सेस बोन ये ट्रिम हो जाएगी, ठीक है, और हमारे पास ये बोन जो है ये नॉर्मली कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है, इसकी कंटिन्यूटी जो है वो नॉर्मल इस तरह जितना पहला बोन था वो कंटिन्यू हो जाता है, और जो एक्सेस बोन था वो ट्रिम अवे हो जाता है, ठीक है, एक्सेस बोन चला जाता है और फ्रैक्चर जो है वो फुली कंप्लीटली हील हो जाता है। अच्छा जी, अभी कोई बंदा है उसकी हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर हो गया है, तो इसमें हम फर्स्ट एड क्या देंगे? सबसे पहले हमने अवॉइड करना है, मतलब वी हैव टू अवॉइड द अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ द पर्सन, अगर ज़रूरत नहीं है तो हमने उस बंदे को अपनी जगह पे छोड़ना है, ज़्यादा हिलाना नहीं है, ठीक है, हिलाना जुलाना नहीं है। उसके बाद प्राइमरी सर्वे है, ऑलरेडी जो हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर्स में प्राइमरी सर्वे है,
अकॉर्डिंग टू द ABCD प्रोटोकॉल्स ऑफ द ATLS। ATLS एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट, ये एक पूरा मजमून है उसका, उससे ही ये ABCD प्रोटोकॉल आया है, ठीक है। एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन एंड डिफॉर्मिटी, इस प्रोटोकॉल के हिसाब से हमने जाना है। ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा गिरा है और उसकी सिर्फ हड्डी टूट गई हो, ये भी हो सकता है कि उसकी हार्ट बीटिंग जो है वो भी स्टॉप हो गई हो, उसकी रेस्पिरेशन भी स्टॉप हो गई हो, ठीक है। तो हमने सबसे पहले एयरवे को असेस करना है, उसके बाद ब्रीथिंग, फिर सर्कुलेशन और आखिर में हमने डिफॉर्मिटी की तरफ आना है। अगर ओपन फ्रैक्चर है, ब्लीडिंग हो रही है, तो हमने ब्लीडिंग को स्टॉप करना है साफ कपड़े से, स्टीराइल कपड़े से, ठीक है। इमोबिलाइज द इंजर्ड एरिया विद द स्प्लिंट्स, ये हड्डी है ये टूट गई है, ठीक है। तो अभी ये लिम जो है ये नॉर्मली तो मुंह नहीं कर सकती, तो हमने क्या करना है, हमने एक साइड पे तख्ती लगानी है, ठीक है, वुडन पीस लगाना है, और दूसरे साइड पे हमने वुडन पीस लगाना है, ठीक है। इस तरह आगे भी और पीछे भी, ठीक है। और इसे एक बैंडेज रैप अराउंड करनी है, ठीक है, एक बैंडेज इसके गिर्द बांधनी है। तो ये क्या है, ये स्प्लिंट है, ठीक है, ये स्प्लिंट है ताकि इसको सपोर्ट मिले एज एन एक्सोस्केलेटन, हम स्प्लिंट लगाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अप्लाई आइस पैक्स फॉर रिड्यूसिंग स्वेलिंग, यहाँ पर अभी स्वेलिंग होनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंजरी हुई है, ट्रॉमा हुई, इन्फ्लेमेशन के साथ स्वेलिंग भी होती है। तो स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए हमने यहाँ पर आइस पैक्स लगाने हैं, ठीक है। बर्फ को शॉपर वगैरह में या टॉवल वगैरह में रख के यहाँ पर अप्लाई करना है ताकि यहाँ पर स्वेलिंग ना हो। और अगर शॉक वो भी प्रेजेंट है, बंदा शॉक में है, तो शॉक को भी अकॉर्डिंगली हमने ट्रीट करना है। क्योंकि आपने शॉक पढ़ा है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है, लेकिन शॉक में फर्स्ट एड क्या देनी है वो चंद एक बातें मैं आपको समझा देता हूँ। स्टॉप ब्लीडिंग इफ एनी, अगर कोई किसी जगह से ब्लीडिंग आ रही है तो वो शॉक को एग्रीवेट करेगी, तो हमने सबसे पहले ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। प्लेस द पेशेंट इन प्रोन पोजीशन इन एन एयरी प्लेस, बंदे को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर ऑक्सीजन और हवा की फराहमी प्रॉपर हो, कमरे वगैरह से बाहर निकालना है, ठीक है। एलिवेट लिम्स, इसके पाँव जो है इस तरह बंदा पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसके पाँव जो है ये ऊपर की तरफ उठाने हैं, पाँव को सर से, यहाँ पर ये सर होगा तो सर से पाँव और इस तरह हाथों को ऊपर उठाना है, ठीक है। पाँव भी ऊपर उठे होंगे और हाथ भी ऊपर की तरफ उठे होंगे, तो यहाँ से ब्लड जो है ये नीचे आएगा और ब्रेन को सप्लाई होगा, तो शॉक जो है वो ट्रीट होगी। और यहाँ पर तकिया वगैरह नहीं रखना, ठीक है। ये बैक और हेड जो है ये एक पोजीशन में होना चाहिए। तो ये शॉक पोजीशन है, इस शॉक पोजीशन में पेशेंट को लेटाना है, और ये यहाँ पर 2-3 तकिए जो है नीचे रखते हैं ताकि पेशेंट के पाँव यहाँ पर इसके ऊपर पड़े रहें, ठीक है। तो ब्लड फ्लो लिम्स से कम होगा और हेड की तरफ ज्यादा होगा, तो शॉक जो है ये शॉक पोजीशन है प्रॉपर्ली, ठीक है। अच्छा, अवॉइड क्राउडिंग ऑफ द पीपल, अक्सर जब किसी बंदे पे क्या कहते हैं वो शॉक में चला जाए या वो गिर जाए तो इर्द गिर्द यहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं पेशेंट के गिर्द, ठीक है। तो इसको अवॉइड करना है, ओवर क्राउडिंग को अवॉइड करनी है। क्यों? क्योंकि इस पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो जब ज्यादा बंदे होंगे तो इसे ऑक्सीजन की फराहमी जो है वो मुतासिर होगी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ओवर क्राउडिंग को अवॉइड करना है। नेक्स्ट टॉपिक है बर्न्स, ठीक है। बर्न क्या चीज़ है? इट इज लीशन, लीजन ये वो जख्म है कास्ड बाय हाई टेम्परेचर, जो कि ज्यादा टेम्परेचर से यानी हीट एनर्जी से लगता है, ठीक है। स्किन या कोई भी टिश्यू हो बॉडी का, उसके ऊपर अगर कोई भी चीज़ जो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो वो उसके साथ लगे, कांटेक्ट में आए, तो इससे जो इंजरी होगी, जो वोंड बनेगा, जो जख्म बनेगा, उसे कहते हैं बर्न्स, ठीक है, मतलब झुलसना या जलना। फ्लेम, इसके काजेज जो हैं, या हीट एनर्जी किस में ज़्यादा होती है, या फ्लेम, या तो आग आग का शोला है, ठीक है, वो डायरेक्टली लगता है बॉडी पे, तो उससे बर्न्स होंगे। या हॉट लिक्विड है, गर्म पानी है या गर्म कोई और लिक्विड है वो जिसम के ऊपर गिर गया, ठीक है। या हॉट एयर है या स्टीम है, ठीक है, हॉट एयर या स्टीम, इसके अंदर भी हीट एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ये भी जलाने के लिए काफ़ी होता है, ठीक है। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी बर्न्स काज करते हैं, और इसी तरह रेडिएशन, शुआएं जो है उनमें भी बर्न्स की कैपेसिटी होती है। और इस तरह बास केमिकल्स हैं जैसे कि एसिड्स और बेस, ये भी बॉडी को, जिसम को, स्पेशली स्किन को ये जलाते हैं, ठीक है, ड्यू टू दियर कॉस्टिक एक्शन। अभी हम एटियोलॉजी के हिसाब से बर्न्स को क्लासिफाई करते हैं। एटियोलॉजी कहते हैं काज को, कि किस वजह से बर्न्स लगा है, उस हिसाब से हम बर्न्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू थर्मल बर्न्स, बर्न्स जो कि टेम्परेचर के ज़्यादा होने की वजह से लगते हैं, इलेक्ट्रिकल बर्न्स जो कि बिजली की वजह से लगते हैं, केमिकल बर्न्स जो कि किसी कीमियाई चीज़ की वजह से लगते हैं, और फ्रॉस्ट बाइट जो कि ज़्यादा ठंड की वजह से लगते हैं। याद रखें ये खास किस्म के बर्न्स हैं जो कि ज़्यादा ठंड की वजह से लगते हैं, खासकर वो लोग जो कि हाइकिंग वगैरह एडवेंचर्स के शौकीन होते हैं, ग्लेशियर्स वगैरह पे जाते हैं, और वहाँ पर उनके पेरिफेर है, उनकी नाक है और उनके उनकी उंगलियां हैं, हाथ और पाँव की उंगलियां,
वहाँ पर वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ड्यू टू सीवियर कोल्ड, बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और जो डिस्टल पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं वहाँ पर निक्रोसिस होगा, ठीक है? और इसे कहते हैं फ्रॉस्ट बाइट या बर्न्स ड्यू टू कोल्ड, ठीक है? सुपरफिशियल अच्छा, अभी क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द एक्सटेंट एंड डेप्थ। स्पेशल एक्सटेंट तो खैर नहीं, लेकिन डेप्थ के हिसाब से हमने बर्न को अभी क्लासिफाई करना है, ठीक है? यानी कितना गहरा जख्म है, उसके हिसाब से हमारे पास 4 अक़साम हैं। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री बर्न्स। 4 टाइप्स हैं बर्न्स के, ठीक है? तो फर्स्ट डिग्री बर्न जिसे सुपरफिशियल बर्न्स भी कहते हैं, इसमें सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द बॉडी स्किन है, स्किन में डिफरेंट लेयर्स हैं। एपिडर्मस है, उसके बाद डर्मस है, उसके बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू है, ठीक है? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन यानी एपिडर्मस इन्वॉल्व होता है। पार्शियल थिकनेस यानी सेकंड डिग्री बनने में एपिडर्मस के साथ साथ डर्मस भी इन्वॉल्व होता है और इसमें वेसिकल्स बनते हैं, ठीक है? वेसिकल्स यानी छाले बनते हैं। तीसरा है फुल थिकनेस बर्न्स या थर्ड डिग्री बर्न्स। इसमें तमाम के तमाम लेयर्स ऑफ द स्किन वो इन्वॉल्व होते हैं अलॉन्ग विद द सबक्यूटेनियस टिश्यू। स्किन के नीचे जो टिश्यू है जिसमें फैट्स वगैरह होते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू, वो भी इसके साथ साथ इन्वॉल्व होता है। तो ये डीप बर्न्स हैं या फुल थिकनेस स्किन बर्न्स। और इसके बाद 4 डिग्री बर्न्स हैं। ये इससे भी ज़्यादा सिवियर टाइप्स हैं बर्न के। इसमें स्किन तो पूरे का पूरा चला जाता है और उसके साथ-साथ मसल्स और बोन्स जो हैं, यानी जो डीप टिश्यू है, वो भी बर्न होता है, इन्वॉल्व होता है, ठीक है? अच्छा, ये स्किन के लेयर्स दिखाए गए हैं, ठीक है? एपिडर्मिस है सबसे सुपरफिशियल वाला लेयर, उसके बाद डर्मिस है, उसके बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू है, ठीक है? तो फर्स्ट डिग्री बर्न में सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एपिडर्मिस इसमें इन्वॉल्व हुआ है। सेकंड डिग्री बर्न में एपिडर्मस के साथ-साथ डर्मस भी इन्वॉल्व हुआ है और ये छाले बने हैं, ये वेसिकल बना है, ठीक है? ये जो ब्लू कलर में दिखाया गया है, ये वेसिकल बना हुआ है, ठीक है? यहाँ पर ये वेसिकल्स हैं, ठीक है? छाले बने हुए हैं। अच्छा, थर्ड डिग्री बर्न में हमारे पास सुपरफिशियल और डीप लेयर्स तमाम, मतलब होल ऑफ द स्किन वो चला गया है। सुपरफिशियल लेयर, एपिडर्मस वो भी चला गया है, डर्मस भी चला गया है और सबक्यूटेनियस टिश्यू तक भी बर्न्स पहुँच गया, ठीक है? 3 लेयर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, सुपरफिशियल, डीप एंड दी सबक्यूटेनियस टिश्यू। तीनों लेयर्स स्किन के इन्वॉल्व है। स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू वो भी इन्वॉल्व है। अच्छा जी, जब इससे भी डीप जाएगा, मतलब सबक्यूटेनियस टिश्यू के नीचे फिर हमारे पास बोन है और या मसल्स हैं या टेंडन्स, लिगामेंट्स वगैरह पड़े हुए होते हैं, जब वो इन्वॉल्व हो तो उसे फिर कहते हैं 4th डिग्री बर्न्स। अच्छा जी, फर्स्ट एड इन बर्न्स। अभी सपोज़ हमारे पास एक बर्न का पेशेंट है, तो उसका जनरल हम किस तरह उसे मैनेज करेंगे, ठीक है? फर्स्ट एड किस तरह प्रोवाइड करेंगे? ये भी हम डिग्रीज़ के हिसाब से नहीं, लेकिन जनरली हम बता रहे हैं कि एक पेशेंट है, वो अफ़ेक्ट हुआ है बर्न से, तो हम उसे किस तरह फर्स्ट एड देंगे? सबसे पहले तो हम पेशेंट को सोर्स से या सोर्स को पेशेंट से रिमूव करेंगे। सपोज़ पेशेंट है, एक कमरे में पड़ा हुआ है, वहाँ पर आग लगी है, तो पेशेंट को वहाँ से हटाएँगे, एक खुली जगह पर ले जाएँगे और उसके कपड़े वगैरह जो जल रहे हैं या पेशेंट को सपोज़ आग लगी है, तो हम एक ब्लैंकेट उस पेशेंट के ऊपर रखेंगे ताकि उससे आग बुझ जाए, ठीक है? तो पेशेंट को बर्न से और बर्न को पेशेंट को सोर्स से और सोर्स को पेशेंट से रिमूव करेंगे। उसके बाद एयरवे असेसमेंट, सबसे पहले अभी एटीएलएस प्रोटोकॉल है, एबीसीडीई प्रोटोकॉल, ठीक है? एयरवे असेसमेंट ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा है और उसे सिर्फ बर्न हुआ है, ये भी अहम मुमकिन है कि उसकी सांस भी बंद हो गई हो, उसका दिल भी रुक गया हो, ठीक है? तो सबसे पहले हमने एयरवे को असेस करना है विद सर्वाइकल स्पाइन सपोर्ट। स्पाइन को, सर्वाइकल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ पर चूँकि वाइटल ऑर्गन है, ये भी हो सकता है कि बर्न्स की वजह से वो गिर गया और उसकी सर्वाइकल स्पाइन पे चोट लगा हो, तो हमने इसको इमोबिलाइज़ करना है, मतलब उसके गर्दन को ज़्यादा नहीं हिलाना, ठीक है? इसको फिक्स करना है। अगर आपके पास सर्वाइकल कॉलर मौजूद है, तो वो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर सैंडबैग है, और अगर दोनों नहीं है तो आपने ज़्यादा पेशेंट को फिर नहीं हिलाना, ठीक है? अच्छा, तो सबसे पहले आपने एयरवे असेस करनी है कि उसका बर्न्स की वजह से अगर उसके मुँह में जाग वगैरह पड़ गया हो या बहुत ज़्यादा छाले हो या बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो, तो उसकी एयरवे जो है वो कंप्रोमाइज़ हो, तो सबसे पहले आपने एयरवे को खोलना है, ठीक है? उसके बाद असिस्ट ब्रीथिंग, बी है, ठीक है? बी फॉर ब्रीथिंग। ब्रीथिंग को देखना है, अगर ब्रीथिंग मौजूद है तो ठीक है, सी की तरफ जाएँ, अगर ब्रीथिंग मौजूद नहीं है तो फिर आपने आर्टिफिशियल वेंटिलेशन स्टार्ट करनी है। एयर टू माउथ टू माउथ रिस्पिरेशन या माउथ टू नोज़ रिस्पिरेशन, ठीक है? अच्छा जी, अगर ब्रीथिंग मौजूद है तो उसके बाद आपने पल्सेस चेक करने हैं, हार्ट बीट चेक करना है, अगर वो मौजूद है तो ठीक है, फिर डी की तरफ जाएँ। लेकिन अगर वो मौजूद नहीं है तो आपने फ़ौरन सीपीआर स्टार्ट करना है, ठीक है? कोई जगह झुलस गई है, कोई हड्डी टूट गई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने सी की तरफ तवज्जो देनी है। अच्छा, एफएबीसीआर नॉर्मल, अगर एबीसी नॉर्मल है तो फिर आपने डिफ़ॉर्मिटी की तरफ जानी है। डिफ़ॉर्मिटी क्या है? बर्न्स है, फिर आपने बर्न्स को असेस करने हैं। और
ई भी है, ई स्टैंड्स फॉर द एक्सपोजर, ठीक है, एक्सपोजर। उस पेशेंट को फुली आपने एक्सपोज करना है ताकि पता चल सके कौन कौन से पार्ट्स इस पेशेंट के जो है वो बर्न हुए हैं या कौन कौन से पार्ट्स इंजर्ड हैं, ठीक है। अक्सर जब पेशेंट को हम प्रॉपर्ली एक्सपोज नहीं करते तो हमसे वो पार्ट्स वो या वो वुंड्स रह जाते हैं जो कि अक्सर बैक पे होते हैं। तो इस वजह से कहते हैं कि आपने पेशेंट को फुली एक्सपोज करना होता है, ट्रॉमा के पेशेंट को, ताकि पता चल सके कि उसके कौन कौन से पार्ट्स जो है वो वुंडेड हैं या कौन कौन सा जख्म लगा है। ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे को या सिर्फ फ्रैक्चर लगा हो या सिर्फ उसे बर्न्स हुए हों, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। अक्सर 2-3 मुख्तलिफ किस्म के वुंड्स जो हैं वो इकट्ठे भी हो सकते हैं। अच्छा जी, मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट डिग्री बर्न्स, अभी फर्स्ट डिग्री बर्न्स है जिसमें सुपरफिशियल स्किन इन्वॉल्व हुआ है, तो उसे हम घर पे ही ट्रीट करते हैं। सबसे पहले हम उसे कोल्ड वाटर से या कोल्ड वाटर उस पे लगाते हैं, ठीक है, ठंडे पानी से धोते हैं या आइस पैक्स उस पे लगाते हैं, ठीक है। आइस पैक्स डायरेक्टली तो नहीं लगाते, लेकिन उसे कोई शॉपर वगैरह में शफाफ साफ कपड़ा है, शॉपर वगैरह है, उसमें लेके बर्न्स के ऊपर रखते हैं, ठीक है। क्लीन द वुंड विद बॉइल्ड एंड देन कोल्ड वाटर, कूल्ड वाटर, और यूज नॉर्मल सेलेंट फॉर इरिगेशन। अभी इस जगह को धोना है हमने, ठीक है, ताकि जरासीम से पाक हो। तो इसके लिए हम तो या नॉर्मल सेलेंट को यूज करते हैं जो कि स्टीराइल होता है, और या घर में भी साफ पानी है जिसे पहले उबाला हुआ हो और उसके बाद इसे ठंडा करते हैं। उबाला हुआ पानी डायरेक्ट नहीं डालते, ये तो बर्न्स को एग्रीवेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पानी को उबालते हैं ताकि उससे जरासीम खत्म हो जाए, उसके बाद इसे कूल करते हैं। तो जब पानी दोबारा कूल हो जाए तो उसके साथ जो है हम ये बर्न्स के वोंड को इरिगेट करते हैं। कवर विथ क्लीन क्लॉथ, अभी इससे जरासीम से बचाना है तो इसकी ड्रेसिंग करानी है क्लीन क्लॉथ के जरिए या स्टीराइल पैक लगाना है, ठीक है। इफ द स्किन और द जॉइंट इज इन्वॉल्व, अगर अभी जॉइंट के ऊपर कोई जगह बन हुई है या एल्बो जॉइंट है या रिस्ट जॉइंट है या नी जॉइंट है, तो उस जॉइंट को इमोबिलाइज करना है, मतलब स्प्लिंट लगाना है। बर्न किसी जगह पे हो जाए तो इस बंदे से डिहाइड्रेशन के ज़्यादा चांसेस है, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी और फ्लूइड्स इस्तेमाल करना है। और दर्द के लिए सिंपल एनाल्जेसिक्स, इसमें टॉपिकल या सिस्टमिक वगैरह एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अच्छा, अभी आते हैं सेकंड और थर्ड थर्ड डिग्री बर्न्स की तरफ। तो इसका फर्स्ट एड तो वही है, एबीसी प्रोटोकॉल ऑफ द एटीएलएस। उसके बाद पेशेंट को जब हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं तो हॉस्पिटल में इसे या तो ओरल फ्लूइड देते हैं, ज़्यादातर वहाँ पर इंजेक्टेबल देते हैं, ठीक है, इंट्रावेनस फ्लूइड देते हैं। उसके बाद एनाल्जेसिक्स देते हैं और सेडेटिव्स देते हैं, ठीक है। इसके चूँकि इसका पेन बहुत ज़्यादा होता है तो स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स और सेडेटिव्स, मतलब नींद दिलाने वाली दवाइयाँ जो हैं वो देती हैं, ठीक है। वुंड जो है उसे डिब्राइड करते हैं, उससे डेड टिश्यू चूँकि बर्न हुआ है तो डेड टिश्यू है उसमें बैक्टीरिया के ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए बर्न के पेशेंट के जो वुंड है उसे डिब्राइड कराना ज़रूरी है, ठीक है। साफ़ करना और डिब्राइड कराना मतलब उससे डेड टिश्यू रिमूव करना वो ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एंटीबायोटिक्स देते हैं 2 किस्म के, एक तो टॉपिकल क्रीम वगैरह लगाते हैं और सिस्टमिक एंटीबायोटिक देते हैं, साथ में इंट्रावेनस एंटीबायोटिक या ओरल एंटीबायोटिक साथ में देते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। अच्छा, इंजेक्शन टीटी टेटनस के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसलिए इंजेक्शन टीटी लगाते हैं ताकि वो टेटनस के खिलाफ इम्यूनाइज्ड हो और उसे टेटनस जो है वो ना लगे, मतलब तशन्नुज से ना हो। अच्छा जी, अभी बोन में क्योंकि स्किन जो है वो चला गया है, ठीक है। तो स्किन के नॉर्मल फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन ये होता है कि ये हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है। तो जब अभी स्किन कंप्रोमाइज है तो फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा होगा। तो फ्लूइड लॉस के लिए हम आईवी फ्लूइड्स देते हैं या ओरल फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पेन होता है तो पेन के लिए एनाल्जेसिक्स और सेडेटिव्स हैं। डेड टिश्यू उसको हमने क्लीन कर दिया, डिब्राइड कर दिया, और इसके ऊपर हम टॉपिकल एंटीबायोटिक्स लगाते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। इंजेक्शन टीटी लगा दिया। अभी जब स्किन वो चला गया है, ठीक है, तो यहाँ से फ्लूइड लॉस भी होगा, साथ साथ प्रोटीन भी लॉस होगा। तो हमने इस तरह का डाइट देना है कि प्रोटीन उसमें ज़्यादा हो, अमीनो एसिड्स की फराहमी जो है वो बॉडी के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा ये डाइट जो है ये प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी में भी अच्छा होना चाहिए, मतलब इसमें कैलोरीज भी ज़्यादा होनी चाहिए, इसमें मिनरल्स की भी वाफिर मकदार होना चाहिए, और वाइटामिन सोर्सेज यानी फ्रूट्स वगैरह और वेजिटेबल्स वगैरह ये भी ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अच्छा, अभी वर्न्स को एस्टिमेट करने के लिए कि कितना परसेंट हिस्सा बॉडी का जल गया है, एक तो हमने डेप्थ के हिसाब से असेस कर लिया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ डिग्री बर्न्स है। उसके बाद अभी कितना फीसद हिस्सा बॉडी का जल गया है, तो उसको एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक है पाम मेथड, मतलब जो पाम ऑफ द हैंड है ये 1% बनता है। अगर हम किसी जगह पे बर्न हुआ है
और वो जगह पाम के उस बंदे के पाम जितनी है, ठीक है, तो वो जगह 1% बर्न्स है। तो जहां जहां पर हम ये पाम लगाएंगे वो एरिया जो है वो 1% ऑफ द बॉडी बनता है। और दूसरा तरीका है रूल ऑफ 9। अच्छा जी, इसमें जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स को 9% में तकसीम किया गया है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आते हैं हेड की तरफ। तो हेड एंड नेक ये कम्प्लीटली जो है फ्रंट और बैक दोनों इकट्ठे हमारे पास 9% बनते हैं। रूल ऑफ 9 में ये पहला हेड एंड नेक 5 हमारे पास 9% बनते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अभी एंटीरियर हाफ 4.5% और पोस्टीरियर हाफ भी 4.5%, लेकिन इकट्ठे हेड एंड नेक जो है वो 9% ऑफ दी होल बॉडी बनाते हैं। इसी तरह एक हाथ जो है, एक अपर लिम्ब, एंटीरियर पोस्टीरियर साइड दोनों ये 9%, और इस तरह दूसरा हाथ जो है वो भी एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों इकट्ठे 9% बनाते हैं। चेस्ट एंटीरियर साइड 9%, पोस्टीरियर साइड भी 9%। इस तरह एब्डोमेन और ये लोअर बैक ये भी 9% और 9% बनाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं लोअर लिम्स की तरफ, ठीक है। तो लोअर लिम्स में एंटीरियर साइड अलग 9% बनाता है, पोस्टीरियर साइड अलग 9% बनाता है हर एक लोअर लिम्ब का, और ग्रोइन एरिया रह जाती है, ठीक है। अभी तक हम ये अगर आप प्लस कर लें तो 99% बनते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो 1% जो रहता है वो ग्रोइन एरिया है, ठीक है, जिनिटेलिया, ये 1% बनाता है। तो ये है रूल ऑफ 9। सारे 9% है एक्सेप्ट फॉर द जिनिटेलिया, जिनिटेलिया 1% है। अच्छा जी, thank you. It was the end of the slideshow. If you have any query, you can definitely ask me in the comments.